गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास की बायोलॉजी का जो 5वां चैप्टर चल रहा है हमारा वंशानुगति और विविधता का सिद्धांत, उसका अगला पार्ट देखेंगे। इस अगले पार्ट में हम लिंग सहलग्नता या लिंग सहलग्न वंशानुगति के बारे में देखेंगे। अब लिंग सहलग्नता या लिंग सहलग्न वंशानुगति को पढ़ने के पहले आप थोड़ा सा इस सहलग्नता शब्द या लिंकेज शब्द के बारे में जान लीजिए कि गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन की वह प्रवृत्ति जो साथ साथ बने रहें और साथ साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएं। जीन्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ में लगे हुए जाना ही क्या कहलाता है? सहलग्नता या लिंकेज कहलाता है। और सहलग्नता किस पर निर्भर करती है? उनके बीच की दूरी पर। उनके बीच की दूरी जितना कम होगी उनके बीच का बल, सहलग्न बल उतना अधिक होगा। बल अधिक होने पर उनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ जाने की संभावना अधिक होगी। और अगर उन दोनों जीन्स के बीच की दूरी ज़्यादा है तो ज़्यादा होने पर दोनों के बीच में बल कम होगा और बल कम होने पर उनके अलग होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। मतलब अगली पीढ़ी में जाएं या ना जाएं ये आवश्यक नहीं है। तो हमको संलग्नता के बारे में याद रखना है कि गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन की वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वे साथ साथ जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? सहलग्नता कहा जाता है। अब सहलग्नता के साथ ही हमको मेन चीज देखना है लिंग सहलग्नता, सेक्स लिंकेज या लिंग सहलग्न वंशानुगति। तो लिंग सहलग्न वंशानुगति जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, कौन से गुणसूत्र? लिंग गुणसूत्र। आप जानते हैं मेल के अंदर लिंग गुणसूत्र XY और फीमेल के अंदर लिंग गुणसूत्र XX है। इस लिंग गुणसूत्र पर जो जीन्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र के ऊपर कौन पाए जाते हैं? जीन्स। तो जीन्स की वह प्रवृत्ति जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीनोटाइप के साथ साथ जाते हैं क्या कहलाते हैं? लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं। ऐसे जीन जो लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, किसके साथ में? जीनोटाइप के साथ में। ऐसे जीन्स को तो लिंग सहलग्न जीन्स कहते हैं और इनकी वंशानुगति को लिंग सहलग्नता या लिंग सहलग्न वंशानुगति कहा जाता है। परिभाषा याद रखना, लिंग गुणसूत्र पर पाए जाने वाले वह समस्त जीन जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, किसके साथ जाते हैं? जीनोटिपिक लक्षण के साथ साथ जाते हैं। ठीक है, ऐसे जीन्स को तो बोलते हैं लिंग सहलग्न जीन्स और उनकी वंशानुगति को क्या कहा जाता है? लिंग सहलग्नता या लिंग सहलग्न वंशानुगति कहा जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो लिंग गुणसूत्र है वो केवल लिंग का निर्धारण करते हैं और लिंग गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स भी लिंग निर्धारण में ही भाग लेते हैं। परंतु बाद में पता चला, वैज्ञानिकों ने पता करा कि लिंग सहलग्न गुणसूत्र केवल जीनोटिपिक लक्षण नहीं बल्कि फिनोटिपिक लक्षण का भी, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स या लक्षण का भी निर्धारण करने में सहायक होते हैं। केवल जीनोटाइप के लिए नहीं बल्कि फिनोटाइप के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? ये लिंग सहलग्न जीन्स। ठीक है, मनुष्य के अंदर नर में XY गुणसूत्र पाया जाता है और मादा में XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। नर के अंदर जो XY गुणसूत्र है जिसमें जो Y गुणसूत्र है, इस Y गुणसूत्र को होलो एंड्रिक गुणसूत्र कहा जाता है और इसके ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं उन जीन्स को होलो एंड्रिक जीन्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं होलो एंड्रिक जीन्स किसे कहते हैं? तो Y गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स को होलो एंड्रिक जीन्स कहा जाता है। और X की अपेक्षा Y गुणसूत्र पर जीन्स की संख्या कम होती है। कहाँ पर? Y पर कम होती है और X पर जीन्स की संख्या ज़्यादा होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि X और Y गुणसूत्र में से जो X गुणसूत्र है वो जनन की दृष्टि से ज़्यादा सक्रिय होता है किसकी अपेक्षा? Y गुणसूत्र की अपेक्षा। ये Y गुणसूत्र जो है हमारे लिंग के निर्धारण के अलावा TDF मतलब टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर या हिंदी में बोलते हैं इसको वृषण निर्धारक कारक। और इसके अलावा कान पर, आदमियों के कान पर जो बाल आते हैं, कान पर बाल आना फिनोटाइपिक लक्षण है, कान पर बालों का आना और TDF का निर्धारण करना, इन दोनों का काम करता है कौन? Y गुणसूत्र। मतलब लिंग निर्धारण के अलावा ये फिनोटाइपिक लक्षणों का भी निर्धारण करने का काम करता है Y गुणसूत्र। तो लिंग सहलग्नता क्या है? लिंग गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? लिंग सहलग्नता कहलाता है। ठीक है, और ये होलोएंड्रिक गुणसूत्र को भी अच्छे से याद रखना, वायु गुणसूत्र को कहते हैं और इसके अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं उन जीन्स को बोलते हैं होलोएंड्रिक जीन्स।
और ये भी याद रखना X और Y गुणसूत्र में से ज़्यादा सक्रिय कौन होता है, तो X गुणसूत्र ज़्यादा सक्रिय होता है क्योंकि इस पर जीन्स की संख्या ज़्यादा होती है Y की अपेक्षा। और ये लिंग गुणसूत्र केवल लिंग का ही निर्धारण नहीं करते हैं बल्कि फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स लक्षणों का भी निर्धारण करने में सहयोग करते हैं। अब लिंग संलग्नता से संबंधित कुछ बीमारियां हैं जिनमें से दो प्रमुख बीमारी है, एक तो वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया। इन दोनों बीमारियों को इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, एक तो हीमोफीलिया एक वर्णांधता। पहले हम देखेंगे हीमोफीलिया, इसको पूरा मिटा देता हूँ, फिर हीमोफीलिया के बारे में देखते हैं कि हीमोफीलिया है क्या। तो हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न लक्षण है, ठीक है। हीमोफीलिया है क्या, लिंग संलग्न सलक्षण या बीमारी है। हीमोफीलिया को 3-4 नाम से जानते हैं, एक तो हीमोफीलिया तो है ही है, इसके अलावा इसको ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं, ब्लीडर्स रोग डिसीज, इसके अलावा शाही बीमारी, और इसको एक और नाम दिया है क्रिसमस रोग। अभी सभी नाम के कारण हम देखते चलेंगे। तो हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न सलक्षण या बीमारी है जो कि रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्काकरण करने वाले जो कारक है उस कारक की कमी के कारण होती है। मतलब रक्त का थक्काकरण करने वाले 13 कारक हैं, अगर इन 13 कारक में से किसी भी एक आध दो भी कारक की कमी हो जाए तो रक्त के थक्काकरण की ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो धीमी हो जाएगी, और वो धीमी हो जाएगी तो खून ज़्यादा निकलेगा और रोग हो जाएगा जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया। तो याद रखना, रक्त स्कंदन या रक्त के थक्काकरण में कितने कारक जिम्मेदार होते हैं, 13 कारक। 13 कारक में से कोई सा भी एक कारक, मान लो 8वें नंबर का कारक कम हो जाए तो हो जाएगा हीमोफीलिया ए, 8वें कारक की अनुपस्थिति के कारण। और अगर 9वां कारक अनुपस्थित हो जाए तो उसको बोलेंगे हीमोफीलिया बी। अब हीमोफीलिया भी 2 प्रकार के हो गए। कौन से 2 प्रकार के, रक्त का स्कंदन करने वाले कारक नंबर 8 जो अनुपस्थित हो जाए, ठीक है, तो इस कारक की अनुपस्थिति में जो हीमोफीलिया होता है उसको हीमोफीलिया ए बोलते हैं। और रक्त का स्कंदन करने वाला कारक नंबर 9 अनुपस्थित हो जाए तो उसके कारण जो रोग होगा वो हीमोफीलिया बी कहलाएगा। इस हीमोफीलिया बी को क्रिसमस रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि स्टीफेन क्रिसमस नामक वैज्ञानिक में ये वाली बीमारी सबसे पहले देखी गई थी। कौन सी वाली बीमारी, हीमोफीलिया की बीमारी, इसलिए इसके नाम से इसका नाम, बीमारी का नाम रख दिया क्रिसमस रोग। तो हीमोफीलिया क्या है, वह रोग जिसमें रक्त के स्कंदन करने वाले कारक की अनुपस्थिति या कमी हो जाए। तो इसकी अनुपस्थिति या कमी होने पर क्या है, सामान्यतः 30 सेकंड से लेके तो 3 मिनट में जो है रक्त का थक्काकरण हो जाता है। पर अगर ये कारक अनुपस्थित रहेंगे तो 8 घंटे या 8 मिनट से लेके तो 24 घंटे तक का रक्त का थक्काकरण नहीं हो पाएगा। और रक्त का थक्काकरण नहीं होगा तो निरंतर क्या निकलेगा, खून निकलता रहेगा, और खून निकलता रहेगा तो व्यक्ति के मरने की संभावना बढ़ जाएगी। इस रोग का कोई उपचार नहीं है, केवल रक्तदान ब्लड डोनेशन के माध्यम से ही इस बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसे ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रोग में निरंतर क्या होती है, ब्लीडिंग होती रहती है इस रोग में, ठीक है, याद रखना। और शाही बीमारी क्यों कहते हैं, क्योंकि शाही बीमारी सबसे पहले देखी गई थी महारानी विक्टोरिया में, ठीक है, राजा महाराजा के खानदान में होने वाली बीमारी है, ठीक है। महारानी विक्टोरिया में ये बीमारी सबसे पहले देखी गई थी। फिर फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, जितने भी शाही खानदान थे या इनकी बेटी, इनके बेटे और इनके खानदान में दूसरे जो बच्चे हुए हैं उन सब में क्या है, इस रोग के लक्षण मौजूद थे। ये इस रोग की वाहक थी और इनके कारण जो है अगली संतानों में भी रोग हो चुका था, इसलिए इसका नाम शाही बीमारी या रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। ये बीमारी शुरू हुई थी इनके खानदान से, पर इनके खानदान से दूसरे खानदान तक भी पहुंच गई। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जो है शाही ही होगा जिसके अंदर ये बीमारी है, ऐसा माना जाता है कि जिन शाही परिवार में अधिकतर ये वाली बीमारी हुई है। क्रिसमस रोग क्यों कहा जाता है उसका कारण बता दिया, स्टीफन क्रिसमस को सबसे पहले हुआ था। शाही बीमारी क्यों कहा गया था, क्योंकि महारानी विक्टोरिया के खानदान से पूरे फ्रांस, जापान, ब्रिटेन आदि बड़े बड़े शाही परिवारों में बीमारी फैल गई थी, ठीक है। ब्लीडर्स रोग क्यों कहा, क्योंकि इस रोग में क्या होता है, निरंतर ब्लीडिंग होती रहती है। हीमोफीलिया है क्या, रक्त के थक्काकरण करने वाला या स्कंदन करने वाले कारक की मात्रा में कमी होना। और ये रोग जो है एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने वाला अप्रभावी
कारक के कारण होती है। ठीक है, अप्रभावी रूप से पाया जाता है। अगर अप्रभावी रूप से यहाँ पर हीमोफीलिया का कारक उपस्थित हो तो ये रोग उत्पन्न करने में सहायता करता है। अब 5 स्थितियाँ आपको याद रखना है। नर को XY से, नर के अंदर 2 स्थितियाँ, मादा को XX से 3 स्थितियाँ भी बता रहा हूँ मैं क्या है। देखो नर में अगर, हाँ, इस बीमारी का जीन हमेशा X गुणसूत्र पर ही पाया जाता है और वह भी किस रूप में पाया जाता है, अप्रभावी। अप्रभावी को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अप्रभावी अगर यहाँ पर है तो ये नर क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। ठीक है, पहली कंडीशन हीमोफिलिक नर होने के लिए एक X गुणसूत्र है। क्योंकि इस रोग का कारक कहाँ पर उपस्थित होता है, X गुणसूत्र पर, तो नर में केवल एक ही X गुणसूत्र है और एक ही X गुणसूत्र के ऊपर हीमोफीलिया का कारक होगा तो वो पुरुष कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा। और अगर उस X गुणसूत्र पर H नहीं है, मतलब हीमोफीलिया का कारक नहीं होगा, तो वो पुरुष कैसा हो गया, सामान्य पुरुष होगा। मतलब हीमोफीलिया की 2 स्थिति बनेगी नर में, या तो हीमोफिलिक होगा या सामान्य होगा। फीमेल के अंदर, महिला के अंदर X क्रोमोसोम 2 है, अगर ये स्थिति है तो महिला कैसी होगी, सामान्य, सामान्य, मादा या महिला या स्त्री। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक पर हीमोफिलिक गुण मौजूद है तो एक पर होने के कारण महिला क्या होगी, इसकी वाहक होगी। और दोनों पर मौजूद है हीमोफीलिया के जीन तो महिला क्या होगी, हीमोफिलिक होगी। मतलब महिलाओं के अंदर 3 स्थिति बनी हो सकती है, सामान्य, वाहक और हीमोफिलिक। पर पुरुष कभी भी वाहक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पुरुष के अंदर एक ही X गुणसूत्र है और एक ही X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का गुण अगर मौजूद है तो वो हीमोफिलिक होगा। महिला सामान्य, वाहक और हीमोफिलिक होगी, पर पुरुष केवल कैसा होगा, हीमोफिलिक और सामान्य। अब कुछ 2-3 केस बताता हूँ जो चार्ट बना करके अपने को लाइन डायग्राम से समझना है। 2-3 मैं बताता हूँ और 2-3 आपको बनाने के लिए दूंगा। जैसे क्या होगा यदि सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष और हीमोफिलिक स्त्री, हीमोफिलिक स्त्री का विवाह करा दिया जाए तो सामान्य पुरुष को तो XY से दर्शाएंगे। ठीक है, हीमोफिलिक स्त्री में दोनों X गुणसूत्र है और दोनों के ऊपर क्या होना चाहिए, स्मॉल h होना चाहिए, रोग कारक होना चाहिए। अब इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे, इस X का इस X से, तो एक X तो सामान्य है और एक X पर हीमोफीलिया का लक्षण मौजूद है। फिर इस X का इस X से, एक X सामान्य है, एक X के ऊपर हीमोफीलिया का गुण मौजूद है। फिर इस Y का इस X से, तो X तो हीमोफीलिया के गुण वाला है और Y सामान्य है। फिर इसका इससे, तो हीमोफीलिया वाला और Y सामान्य है। मतलब 2 पुत्रियां हैं, वो कैसी हैं, वाहक पुत्री। मतलब जितनी भी लड़की हुई हैं वो कैसी हुई हैं, वाहक हुई हैं। और जितने भी लड़के हुए वो कैसे हुए, हीमोफिलिक। मतलब यहाँ पर 50% संतानें प्राप्त हुई हैं। 50% तो क्या है, वाहक पुत्री, और 50% क्या हुआ, हीमोफिलिक पुत्र प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लो। अगर वाहक स्त्री और हीमोफिलिक पुरुष का विवाह करा दिया जाए तो क्या होगा, वाहक स्त्री को एक X के ऊपर H, एक X सामान्य, हीमोफिलिक पुरुष X के ऊपर H और Y सामान्य। अब इनका क्रॉस करवाएंगे, X का X से करवाया तो दोनों X पर हीमोफीलिया का लक्षण मौजूद है। फिर इस X का इस Y से, तो हीमोफीलिया का लक्षण यहाँ पर भी मौजूद है। ये सामान्य X का हीमोफिलिक X से, फिर सामान्य X का सामान्य Y से। अब देखो यहाँ पर पुत्री हुई, कैसी हुई, हीमोफिलिक। ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर हीमोफीलिया का कारक मौजूद है। यहाँ पर पुत्र कैसा हुआ, पुत्र कैसा हुआ, हीमोफिलिक, क्योंकि यहाँ पर एक ही X काफ़ी है पुत्र में हीमोफिलिक होने के लिए। ये पुत्री कैसी हो गई है, ये पुत्री हो गई वाहक। ठीक है, और ये पुत्र क्या हुआ, सामान्य पुत्र। मतलब यहाँ पर 4 प्रकार की अलग अलग स्थितियाँ बनी हैं। मतलब 2 पुत्रियाँ हुई हैं जिसमें से एक हीमोफिलिक और एक वाहक, मतलब 25% पुत्री हीमोफिलिक और 25% पुत्री वाहक हुई। 2 पुत्र हुए हैं जिसमें से 25% पुत्र जो है हीमोफिलिक और 25% पुत्र सामान्य। मतलब 4 प्रकार की यहाँ पर संतानें देखने को मिल रही, 25-25-25% 4 प्रकार की संतानें देखने को मिली हैं। अब आपको क्रॉस करना है और इसको क्रॉस को यहीं मैसेज बॉक्स में या व्हाट्सएप पे लिख करके भेज देना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक
करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ही आपका टीचर हूँ पढ़ाने वाला, ठीक है। अगर आप ही लाइक नहीं करोगे तो दूसरे से फिर कैसी उम्मीद कर सकते हैं। लाइक नहीं भी करोगे तो भी पढ़ाऊंगा, पर लाइक करोगे, कोई कमेंट करोगे, कुछ पूछोगे तो मेरा उत्साह और बढ़ता जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से अच्छा प्रयास करूँ, ठीक है। जैसे पिछली बार तुमने हीमोफीलिया पढ़ा था, तो यहाँ पर पिछली बार में मैंने हीमोफीलिया ए और बी के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। क्रिसमस रोग के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। इस बार और बढ़ करके आ गया। ऐसे अगर आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं हर बार और भी, अभी इसके अंदर और भी चीज़ें जो मैं अभी छोड़ के आया हूँ, जो अगली वीडियो में बता करके लाऊंगा, तो तब मैं कर पाऊंगा जब आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे। उसके लिए ज़रूरी क्या? लाइक मिले, उसके लिए ज़रूरी है कमेंट मिले, ठीक है। और ये शेयर हो अगर वीडियो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमारा काम तो चल ही रहा है, ठीक है। ये 2-3 एग्जाम्पल आपको करना है। अगला, क्या होगा यदि हीमोफिलिक पुरुष व सामान्य स्त्री का विवाह करा दिया जाए, ठीक है। पहला ये आपको करके देखना है। दूसरा, क्या होगा यदि वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष का विवाह करा दिया जाए, सामान्य पुरुष। और आखिरी, क्या होगा यदि हीमोफिलिक पुरुष व हीमोफिलिक स्त्री का विवाह करा दिया जाए, ठीक है। ये 3 चार्ट आपको बना करके देखना है इसी के आधार पर। अब ये जो हीमोफीलिया हुआ है, इसी से संबंधित एक और रोग है वर्णांधता, वो भी करवा देता हूँ ताकि आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसके अंदर। वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? ये भी एक लिंग संलग्न लक्षण है, मतलब लिंग संलग्न बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति जो है रंग की पहचान नहीं कर पाता, रंग के पहचान करने में उसको दिक्कत आती है। अब वर्णांधता यूँ तो बहुत सारे कलर की है, पर 2 कलर की वर्णांधता ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक तो हरे रंग की वर्णांधता और एक लाल रंग की वर्णांधता। दोनों वर्णांधता के नाम भी अलग अलग हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। किस वर्णांधता में हरे रंग की पहचान नहीं होती है तो वो बताना है हमको नाम, और किस वर्णांधता में लाल रंग की पहचान नहीं होती है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस मतलब कलर की पहचान ना होना। जो हरे रंग की वर्णांधता मैंने बताई है, हरे रंग की वर्णांधता को बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया, ऑब्जेक्टिव में याद रख लेना। और लाल रंग की प्रति जो लाल रंग की पहचान ना कर पाए तो उसको बोलते हैं प्रोटेरोनोपिया। इस बीमारी में भी जो बीमारी का जो जीन है वो किस गुणसूत्र पर पाया जाएगा? X पर, और अप्रभावी रूप से मौजूद होगा, उसको C से व्यक्त कर रहे हैं। हीमोफीलिया को स्मॉल h से और कलर ब्लाइंडनेस को स्मॉल c से व्यक्त करेंगे। यहाँ पर भी वही कंडीशन बनेगी, पुरुष में 2 स्थितियाँ बनेंगी, एक में X के ऊपर C नहीं है, एक के ऊपर C है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? कलर ब्लाइंडनेस मेल हो गया, ठीक है। यहाँ कैसा हो गया? सामान्य हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल मेल। फीमेल के अंदर 3 स्थितियाँ बनेगी, एक पर नहीं है तो नॉर्मल फीमेल, ठीक है। एक पर अगर है तो वेक्टर या वाहक होगी, ठीक है, वेक्टर फीमेल, वाहक। और दोनों पर है तो यहाँ पर क्या होगी? वो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस फीमेल। 3 स्थितियाँ बनेगी, सेम हीमोफीलिया जैसा है। यहाँ पर भी क्या होगा? यदि सामान्य पुरुष और वर्णांध स्त्री का विवाह करा दिया जाए, इसका वर्णांध स्त्री का विवाह करा दिया जाए तो उनकी वंशानुगति किस प्रकार होगी? सामान्य पुरुष को तो XY से, और वर्णांध स्त्री को दोनों X के ऊपर स्मॉल c मौजूद है, ठीक है, दोनों X के ऊपर स्मॉल c मौजूद है वर्णांधता के कारक। अब इस X का इस X से, तो एक X तो सामान्य और X पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। यहाँ पर भी X का इस X से तो एक पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। Y का इस X से तो X के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस है और Y, फिर इस Y का इस X से कलर ब्लाइंडनेस और Y। मतलब यहाँ पर जो संतान हुई जिसमें पुत्र तो कैसे हो गए? सारे वर्णांध हुए, ठीक है, पुत्र वर्णांध, और पुत्रियाँ 2 प्रकार भी क्या हो गई? यहाँ पर दोनों पुत्रियाँ वाहक पुत्रियाँ हुई, ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या होगा यदि वर्णांध पुरुष
और सामान्य स्त्री का विवाह करा दिया जाए, पुरुष और सामान्य स्त्री का विवाह करा दिया जाए, तो देखो यहाँ पर वर्णांध पुरुष को सी के ऊपर, एक्स के ऊपर सी, वाई नॉर्मल और एक्स एक्स इधर नॉर्मल। अब इसका इससे क्रॉस करवाएंगे तो एक एक्स के ऊपर सी है, फिर इसका इससे एक एक्स के ऊपर सी है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है। इस एक्स का वाई से, इस एक्स का फिर इस वाई से, तो यहाँ पर पुरुष तो कैसे हो गए, पुत्र तो क्या हुए, सामान्य हुए 50% पुत्र, पर दोनों स्त्रियाँ कैसी हो गई, वाहक पुत्री हो गई। तो 50% तो वाहक पुत्री और 50% सामान्य पुत्र प्राप्त हुए। किसके कारण, वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री के वंशानुगति के कारण। ऐसे ही आप 2 3 4 इसके भी बनाकर प्रैक्टिस कर लेना। क्या होगा यदि वर्णांध पुरुष व वर्णांध स्त्री का विवाह करा दिया जाए, ठीक है, पहला ये आपको बनाना है वर्णांध पुरुष वर्णांध स्त्री। फिर दूसरा क्या होगा यदि वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री का विवाह करा दिया जाए, वाहक स्त्री का विवाह करा दिया जाए। ये 2 आपको बना करके प्रैक्टिस करना है। तो ये हुआ हमारा लिंग संलग्नता, और लिंग संलग्नता से संबंधित 2 बीमारी हो गई, एक तो वर्णांधता और एक हीमोफीलिया। इसके बाद अगले टॉपिक में हम विभिन्न प्रकार की बीमारियां पढ़ेंगे जो आनुवांशिकी से संबंधित बीमारियां हैं। एक तो क्रोमोसोमल बीमारी पढ़ेंगे और एक मेंडेलियन बीमारी पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों बीमारियों में 3-4 बीमारियों का हमको वर्णन करना है। कल या परसों में आपका लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।